हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साईएस। आप सबका स्वागत है इस सेशन में जहां हम लोग डेली श्री राम सर की बुक इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। और इस सेशन में आज हमारा जो नेक्स्ट थीम होने वाला है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हो गया। हमने उसका लेक्चर भी ले लिया और हमने ये भी देख लिया दैट इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने ये भी समझ में आया हमें दैट बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को लेके आए। क्लासिकल थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव था, उसके बाद बहुत सारे और लोग आए जिन्होंने वेलफेयरिस्ट अप्रोच दिया, जिन्होंने बोला नहीं देयर शुड बी मोर रोल टू स्टेट और लेस रोल टू स्टेट। व्हाटसोएवर इट वाज वी डिस्कस्ड इट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू हाईलाइट the broad perspective or what lies behind the growth। ठीक है, हमें यह समझ में आता है that जब भी कोई इंसान ग्रोथ की बात करता है तो ये एक पॉजिटिव टर्म है ना। पॉजिटिव इन द सेंस दैट वी आर ग्रोइंग इन व्हाट सेंस। से फॉर एग्जांपल अगर हम क्रूड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज इनकम। लास्ट ईयर माई इनकम वॉज से 10,000, दिस ईयर माई इनकम इज 15,000। This is growth. Very simple. Last year I was producing say 10,000 goods. This year I am producing 20,000 goods. Simple. Or last year I was producing 10 kgs of say wheat. This year I am producing 20 kgs of wheat. That is growth. Very simple. It is very simple. But what lies behind this number is more of, I would say, a question for an inquisitive mind। ये क्वेश्चन यूजुअली सब लोग नहीं पूछते, या ये क्वेश्चन हर एक दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हर एक इंसान बस एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है, वो है कि वो रटता जाता है। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो मैं उसको यही बोल रहा था, दिस वॉज द कॉन्वर्सेशन दैट वाई डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन यूपीएससी। हम लोग क्या करते हैं कि हमने बुक उठाया, पढ़ते गए, ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कितना है 6.5%, चलो रट लिया, हो गया याद। आगे चलते हैं, जीडीपी कितना है 3.857 ट्रिलियन डॉलर, चलो याद हो गया। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन कितनी है, इतनी। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी। हम रटते जाते हैं, हम असल में ये सोचते नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसीलिए जस्ट बी विद मी, बेयर सम फैक्ट्स एंड यू विल सी। So therefore there is a negative side of this growth also। जब हमने देखा था that ये जो ग्रोथ है, प्रोड्यूसर्स जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जब उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, मैंने लास्ट ईयर 10 kg प्रोड्यूस किया, इस साल 20 kg प्रोड्यूस किया, बट एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। एट व्हाट कॉस्ट? ठीक है, व्हाट वेर द फैक्टर्स विच आई एम्प्लॉयड in producing this much of produce or in having a growth of 10 kgs, what were the factors which I employed? क्या मैंने लेबर को ओवर एक्सप्लॉइट किया? क्या मैंने अपने लैंड को ज्यादा डिग्रेड कर दिया? क्या मेरे पास जो कैपिटल था उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने उसका ओवर यूज कर दिया? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? सो देयरफॉर देयर आर टू साइड्स ऑफ ग्रोथ। वन इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ग्रोथ, अनदर इज द नेगेटिव साइड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और वी कॉल इट द शैडो साइड ऑफ ग्रोथ विच आर बुक मेंशंस। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इकोनॉमिक्स को क्लासिकल व्यू से देखें और अगर हम इकोनॉमी में बस इतना देखें दैट ग्रोथ हो रही है तो हो रही है, तब ग्रोथ शायद इन्फ्लेशन की वजह से भी हो रही होगी। ठीक है, तब ग्रोथ शायद अगर हम दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तक तो हम बस व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, maybe a factory is just producing guns, arms, ammunition only, और इस पूरे एरिया की इकोनॉमी बस इसी चीज पे डिपेंडेंट है, दैट प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स। अब मुझे बताओ ये आर्म्स प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? ज्यादा आर्म्स होंगे, सब लोग जाएंगे हथियार खरीदेंगे, उससे क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, उससे क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा खर्चा होगा, स्टेट की इकोनॉमी डिक्रीज हो जाएगी डिस्पाइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, हमने व्हीट तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है,
10 kg की जगह 20 kg प्रोड्यूस करना था, बट हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है 20 kg प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यही 10 kg का दाम बढ़ा देते हैं। लास्ट ईयर इसका प्राइस था 10 रुपीज़, इस साल इसका प्राइस कर दिया 20 रुपीज़, हाँ 20 रुपीज़ प्राइस कर दिया, तो हमारा तो ग्रोथ हुआ ना, बट द फैक्ट इज दैट इट इज़ नॉट द एक्चुअल ग्रोथ, इट इज़ एक्चुअली इन्फ्लेशन विच इज़ rising at 100% rate. That is the problem. So there are multiple things which we should consider while saying the word growth. ठीक है, समझ में आ गया? Because it is very narrow in its concept. Growth का मतलब ही growth is very narrow in its approach. ठीक है, clear है? चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं that when we start understanding growth and इसका evolution कैसे हुआ, why did macroeconomics actually evolved, how macroeconomics actually evolved, what was the context or pretext of World War II, उस टाइम पे बहुत सारे thinkers थे, मीड था, the thinkers of London School of Economics, there was William B. Phillips, there were multiple other people. We will discuss all of their stories. I will be telling you all of these stories, that how did they actually develop the MONIAC computer, ठीक है, that which was the first analogous computer to understand economic situation or the national income of a country, ठीक है, we will discuss that, but before that we just need to understand the concept of the growth, ठीक है। So this growth, we need to understand that how economies, in this growth chapter we will understand that how economies measure the growth and why is this measurement fundamental for creating prosperity and improvising लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर हमने मेजर नहीं किया तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं था लास्ट ईयर हमारी इनकम कितनी थी, इस साल हमारी इनकम कितनी है, लास्ट ईयर हमारी सेविंग्स कितनी थी, इस साल हमारी सेविंग्स कितनी है, व्हाट वाज माय नेट वर्थ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ लास्ट ईयर एंड व्हाट इज माय नेट वर्थ करंटली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ दिस ईयर, हाउ विल आई प्रॉस्पर। अकाउंट रखना ज़रूरी है, हर एक चीज़ का अकाउंट रखना ज़रूरी है, हिसाब रखना ज़रूरी है। कुछ लोग तो आपस के रिश्तों में भी अकाउंट रखते हैं, ठीक है, कि पिछले साल शगुन पे 500 दिए थे, इस साल हम 200 देंगे। समझ में आ गई बात? चलो, नाउ द पावर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वी यूजुअली मेजर वेल्थ, जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, वी ऑल्सो मेजर टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। दिस जनरेट्स prosperity opportunities for citizens, it generates employment and increases the income, raising living standards. Tax revenues, fiscal dividend for infrastructure and welfare. We give or we export or we grow in terms of exports so that our economy gains from outside. हम export क्यों करते हैं? मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं। लास्ट ईयर जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए, ठीक है, तो सूरत में, पर्टिकुलरली सूरत गुजरात में, हमारे यहाँ ज्वेलरी इंडस्ट्री है, अच्छी खासी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वहाँ से बहुत सारा जो ज्वेलरी आइटम्स है वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, ठीक है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यूपी बनारस साइड में, वहाँ से बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा था, बट कंडीशन ये आई, इतना ज़्यादा टैरिफ लगने के बाद, वी वर फेसिंग अराउंड 50% ऑफ टैरिफ, इतना ज़्यादा टैरिफ लगने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ, उस टैरिफ का स्ट्रेस आ गया इन एक्सपोर्टर्स के ऊपर, इनका इनकम हो गया बंद, एंड देयर वर मल्टीपल केसेस ऑफ सुसाइड्स, ठीक है। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर ग्रोइंग इन सर्टन डायमेंशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये ग्रोथ जो हो रही है, ये ग्रोथ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, इसको मेजर करना ज़रूरी है। अगर हम मेजर नहीं करेंगे, दैट इज द मेन थिंग इन इकोनॉमिक्स, दैट वी नीड टू मेजर द ग्रोथ, ठीक है। अगर हम ग्रोथ मेजर नहीं करेंगे तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में नहीं आएंगे, उसके कॉजेज भी समझ में नहीं आएंगे, हम उस सेक्टर को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। जब हमें समझ में आया कि ये जो ग्रोथ हो रही थी उस ज्वेलरी इंडस्ट्री की या उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इट वाज बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिकॉज देयर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड इन द पास्ट सम ईयर्स सिंस द टाइम वी डेवलप्ड गुड रिलेशंस विद यूएसए, तब से लेकर आज तक इनका ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स का बढ़ रहा था, और अब जो सडनली टैरिफ्स लग गए हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो गए, तभी हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि अब जो है इन एक्सपोर्ट्स को दूसरे देशों में डाइवर्ट कर सकते हैं, वी शुड डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑल्सो। तभी जाके हमें ये समझ में आया, बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें ये भी समझना है कि कहाँ वेल्थ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो हम गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, इसीलिए हम इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट पढ़ते हैं, इसीलिए हमें समझ में आता है दैट ऑक्सफैम जो अपनी रिपोर्ट निकालता है वेल्थ क्रिएशन की, या विच इंडिविजुअल और
हाई क्लास और टॉप क्लास, टॉप 1% के पास कितनी वेल्थ है, 40% ऑफ द नेशनल वेल्थ, तभी समझ में आएगा ना। जितनी एक नेशन में वेल्थ जनरेट होगी उतना ही हम ये समझ सकते हैं कि वो नेशन कितना ज़्यादा प्रॉस्पर कर सकता है आगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो मूविंग अहेड, सिमिलरली इंडिया ने भी जब देखा दैट वी शुड ग्रो, तो उस ग्रोथ को और ज़्यादा पुश करने के लिए वी स्टार्टेड सम ऑफ दी, हाँ क्या चीज़, स्कीम्स, जैसे रूरल हाउसिंग के लिए, कुकिंग फ्यूल के लिए, वैसे ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और रूरल रोड्स के लिए, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए वी स्टार्टेड मल्टीपल स्कीम्स। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो हमारा सौभाग्य स्कीम है। ये सारी स्कीम्स किस लिए हैं? ताकि हम इस ग्रोथ को और ज़्यादा इम्पेटस दें, नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे खर्चे, आप देखो, घर बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कुकिंग फ्यूल चाहिए, अगर ये सारे खर्चे सरकार प्रमोट कर रही है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वी विल सब्सिडाइज दीज थिंग्स, वी विल सब्सिडाइज योर इलेक्ट्रिफिकेशन, वी विल सब्सिडाइज योर LPG, वी विल सब्सिडाइज योर हाउसिंग, which means what? Now the people have enough avenues to invest in and grow more. Do you understand? That is one thing. But there is a shadow side of growth also. More we grow since independence, तब से लेके आज तक जितना भी हमने ग्रोथ किया है, there is a shadow side of it also. There is high inequality. अगर आप देखें तो वर्ल्ड का I would say one of the billionaires or one of the richest people of world lives in India also. Some of the richest people of the world, out of all the richest people of the world, some of them they live in India also. But world's largest slum is also in India only. We have such areas where we have literacy which is less than 50%, or where we have people who are just dependent on hand to mouth. We have people who still practice primitive agriculture. We have people who still are not enrolled into formal education, or are not enrolled into formal employment, or yet are not even part of unorganized sector. ठीक है, they still believe in that subsistence agriculture, or I would say homestead agriculture. So we have both the things. The shadow side of growth is not only this कि कुछ हमारा एक सेक्टर, हमारा एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वो पिछड़ा वर्ग रह जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है दैट शैडो साइड ऑफ ग्रोथ इज कि हमारे यहाँ अगर आप देखो एक इंसान ग्रो कर रहा है और उसकी ग्रोथ का नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है कि दूसरा इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा है. इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स और इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन एरियाज, मतलब क्या है इस चीज का? अगर आप कोई अर्बन एरिया देखते हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिल्ली के बॉर्डर्स पे, पेरिफेरी पे, या दिल्ली में ही कुछ ऐसे एरियाज है, आप इधर जाओ पहाड़गंज साइड जाओ, आप इधर जाओ ओल्ड दिल्ली साइड जाओ, और आप बाकी सारे एरियाज में जाओ, इधर बुराड़ी साइड में जाओ, तो यू विल फाइंड दैट देर आर पीपल हु आर लिविंग इन, और यहाँ पे भी जितने भी कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, कोई इंडस्ट्रियल टाउन होता है, आपने ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ी है, जो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं उन टाउन्स के अराउंड में कौन आते हैं? लेबर्स. दे स्टार्ट दैट स्प्रॉल, और धीरे 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 वो एरिया एक स्लम एरिया में बनने लग जाता है. ठीक है, वाई? बिकॉज देयर इज द शैडो साइड ऑफ ग्रोथ. वो क्या है? इनइक्वालिटी. वो जो बीच में अर्बन सेंटर है, वो जो बीच में इंडस्ट्रियल सेंटर है, वो तो ग्रो कर रहा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो कैपिटलिस्ट्स, वो तो ग्रो कर रहे हैं, वो जिसने फैक्ट्री लगाई वो तो ग्रो कर रहा है, he is coming in his luxury car, but the problem is there is disparity, there is income inequality. Do you understand? So that is why the growth historically brings challenges alongside the prosperity also. Therefore understanding this is crucial. क्यों क्रूशल? बस इसलिए नहीं है कि हम सबका ही विकास चाहते हैं, बस इसलिए भी क्रूशल है बिकॉज वी नीड टू आस्क फॉर or ask ourselves that how can we have sustainable development. ठीक है, because inequalities, poverty, environmental degradation, pollution, mental stress, and particularly social pressure, these are some of the dimensions which we should ask ourselves about. ठीक है, कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. Do you understand? But
ये सब कहानी मैंने आपको क्यों बताई, ठीक है, क्योंकि हमें ये समझना है ग्रोथ इज नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो आप यूजुअली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आपने कहीं पे भी क्लास की होगी, आपने कहीं पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, या अगर आप कहीं पे भी डेफिनेशन देखोगे ग्रोथ की तो यही बताया जाता है कि बहुत ही क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म इसलिए है क्योंकि इसको मेजर किया जाता है। ग्रोथ का लेक्सिकोलॉजी बताई जाती है, लिटरल मीनिंग बताया जाता है, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर यूपीएससी। बिलीव मी, आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी कॉन्सेप्ट की, आपसे कॉन्सेप्ट को रटाया नहीं जाएगा, आपको ग्रोथ का डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पता है देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि कभी कभी ऐसा लगता था ये जो चीजें हैं ये प्रीलिम्स, ये मेंस में पूछी जाएंगी, दैट इज नॉट द केस। ये चीजें मेंस में भी पूछी, ये प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली मेंस। सो देयरफॉर यहां तक मैंने आपको बताया दैट ग्रोथ के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हो। इनइक्वालिटी भी देख सकते हो, एजुकेशन, लिटरेसी, एवरीथिंग यू कैन सी। फर्दर हाउ टू ग्रो, तो ग्रोथ के 4 फैक्टर्स हैं और प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं। आई यूजुअली से वन सिंपल टर्म, ग्रोथ मीन्स प्रोडक्शन। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो इट मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये लेक्चर, ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई एम वैल्यू एडिंग, ठीक है, दिस इज माई वैल्यू, आई एम एडिंग वैल्यू टू वट एवर इज देयर, ठीक है। तो तभी जाके अगर आप कल को देखो आपके घर में आटा होगा, जब तक वो आटा रोटी नहीं बन पाएगा, जब तक उसमें लेबर नहीं लगेगा, वो रोटी शेप नहीं लेगी, उसको पकाया नहीं जाएगा, तब तक वो आटा किसी काम का नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? एवरी फ्लोर, जहां कहीं पे भी फ्लोर मिल है, बिस्किट मेकिंग बेकरी है, ठीक है, उस बेकरी में भी जो रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल में लेबर लगता है, उस रॉ मटेरियल में मशीन लगती है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, पैक करने के लिए हमें पैकेजिंग मशीन लगती है, उसके बाद मार्केट करने के लिए हमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगते हैं, तब जाके ये पूरी चेन बनती है और उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, जितने वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन करेगी, उतना ही हम ग्रो कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर, हाँ क्या है, सेम, आई वुड से सेम साइड्स ऑफ द कॉइन और 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। हाँ, अभी आप बोलोगे सर लास्ट ईयर तो हम ग्रोथ कर रहे थे, लास्ट ईयर हमने 10 kg से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारा जीडीपी 100 रुपये था, इस साल हमारा जीडीपी 150 रुपये है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो दैट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज इन्फ्लेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, वी विल डिस्कस दैट लेटर। चलो, ग्रोथ करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये 4 वो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम प्रोड्यूस या प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्शन फैक्टर है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी सिंपल। लैंड में क्या क्या आएगा? एवरीथिंग विच इज ऑन द लैंड, बिलो द लैंड, अबव द लैंड, ठीक है, दैट इज ऑल, वेदर इट इज नेचुरल कैपिटल, whether it is minerals, whether they are forests, water, fixed supply, immobile, हाँ, varied quality। but लैंड का आउटपुट क्या होगा? अगर मैंने लैंड को यूटिलाइज किया तो वहां से निकलेगा क्या? रेंट, ठीक है। what does land produce? land produces rent। land is the actual foundation of the production, ठीक है। प्रॉब्लम लैंड में क्या है कि लैंड की सप्लाई बहुत ही कम है, शॉर्ट है, लिमिटेड सप्लाई है, फिक्स्ड रिसोर्स है। आप लैंड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो। जितना अर्थ पे लैंड है उतना ही है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। कॉमन सेंस। हाँ, आप अगर फार्मिंग कर रहे हो तो आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो, मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हो, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हो, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हो। और आपको अगर इसको जानना है, अच्छे से समझना है, तो स्टोरी ऑफ पालमपुर क्लास 9th NCERT चैप्टर 1 आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हो तो लास्ट का 1 पेज पढ़ लेना, इसी चैप्टर का स्टोरी ऑफ पालमपुर का, समझ में आ जाएगा क्या होता है। लैंड अगर फिक्स्ड है, अगर लैंड लिमिटेड है, तो लिमिटेड लैंड की वजह से प्रॉब्लम क्या है, और पालमपुर वाले जो लोग हैं जो वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो उस लैंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? चलो, land has natural origin, you cannot make it at your home, it is immobile, you cannot take it places where you go, but there are varied qualities of land. Say for example,
लद्दाख की लैंड यूजुअली कंसिडर की जाती थी बारन है, किसी काम की नहीं है, रॉकी माउंटेन्स है, क्या करेंगे इसका। बट रिसेंटली पता चला वहां पे जैरोसाइट नाम का एक केमिकल है, जैरोसाइट नाम का एक मिनरल है, और वही मिनरल सेम मार्स की धरती पे भी पाया जाता है। तो इसीलिए लद्दाख की वो जो लैंड है वो अब बहुत ही ज्यादा कीमती हो गई। इसलिए कीमती हो गई क्योंकि जब आप वहां पे जा रहे हो आप उसको यूज कर रहे हो। किस लिए यूज कर रहे हो? मंगलयान के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? सेम ही धरती हमारे कच्छ में भी है, ठीक है। तो इसीलिए नाउ लैंड हैज डिफरेंट वेरिड क्वालिटीज एंड डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज लेबर। कौन लेबर? मैं भी एक लेबर हूं, दूसरा इंसान भी एक लेबर है, सारे लोग लेबर हैं। कोई आईटी में काम करते हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई आई वुड से फ्लोर शॉप लेवल पे है जो काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई मैनेजरियल लेवल पे है, कोई कहीं पे है। ऑल आर लेबर्स, बट एवरीवन हैज गॉट हिज स्किल। जिसके पास जैसा स्किल है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा वेज। क्या प्रोड्यूस करेगा? द प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज वेज, ठीक है, सिंपल। सो देयर आर ब्लू कॉलर वर्कर्स हु आर वर्किंग मैनुअल लेबर, there are white collar workers who are salaried professionals or they are office managers जो salary basis पे काम करते हैं। there are pink collar workers और I would say usually sales people और वो लोग जो receptionist वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है pink collar। gold collar they are highly skilled professionals like doctors, lawyers, scientists, professors, ठीक है, done, understood। why do we need to measure labor? तो हमें ये भी समझना है कि पॉपुलेशन में 1 साल के बच्चे से लेके 80, 90 या 100 साल तक के इंसान, मतलब जितने भी होते हैं, अब इनमें प्रोडक्शन कौन कर सकता है, कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कितना प्रोड्यूस कर सकता है, किसको हम वर्कर पॉपुलेशन का पार्ट बनाएं, किसको लेबर फोर्स का पार्ट बनाएं, किसको वर्क फोर्स का पार्ट बनाएं, ठीक है। बिकॉज वी नीड टू मेजर दिस वर्क फोर्स। हाँ, ये मेजरमेंट यहाँ पे लिखा है 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज यूजुअली वर्किंग पॉपुलेशन होती है। थामो थोड़ा सा, हम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर जब उठाएंगे उस टाइम पे हर एक चीज़ की डेफिनेशन बताई जाएगी और उस टाइम पे आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो, अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। नाउ कैपिटल हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछा। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है और ऐसा एक रिसोर्स है विच जेनरेट्स फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स। मतलब क्या है इस चीज का? ये बोर्ड जिसमें पढ़ा रहा हूं, दिस इज कैपिटल, ठीक है। क्यों? से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, ये बोर्ड खरीद लिया, अब मैं इसी बोर्ड को यूटिलाइज करके अपनी सारी टीचिंग की क्लासेस दे रहा हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक बार हुई। ये जो कमरा है, स्टूडियो है, ये माइक है, इस पूरे स्टूडियो का जो सेटअप है, दिस इज कैपिटल। डू यू अंडरस्टैंड? दिस कैपिटल जनरेट्स व्हाट? प्रॉफिट। What else is capital? से फॉर एग्जाम्पल आपने कल को ये डिसाइड कर लिया कि आप एक फैक्ट्री लगाओगे, जिस फैक्ट्री में आप नोटबुक्स बनाओगे। ये नोटबुक्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इस प्रोडक्शन से पहले जो आपने फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री के लिए आपने क्या किया? मशीनरी ली, नोटबुक्स प्रोड्यूस करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने व्हीकल्स ले लिए, ठीक है। आपने प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन करने के बाद पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग यूनिट ले लिया, ठीक है। अब ये सब चीजें चल रही है, उसके बाद ही प्रोडक्शन होगा। दिस इज कैपिटल। दीज थिंग्स विल बी देयर। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये आपके एसेट्स हैं, ये इनको आप काम में लाओगे, ये कंटिन्यूअसली आपके पास रहेंगे। हाँ, इनकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी, एंड दैट इज व्हाई कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है।
और लॉन्ग टर्म के यूज की वजह से देयर हैपन्स व्हाट, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल, एंड दिस वियर एंड टियर इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इतना ही नहीं, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, कैपिटल एंड आउटपुट। आपने कितना कैपिटल लगाया और उस कैपिटल की वजह से आउटपुट कितना हुआ। से फॉर एग्जांपल मैंने एक फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री की इनिशियल कॉस्ट लैंड वगैरह हटा के जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी लगाया, इस प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज एंड इसका आउटपुट कितना हुआ। से फर्स्ट ईयर में आई एम प्रोड्यूसिंग 100 से बुक्स, सेकेंड ईयर में ऑल्सो 100 बुक्स, थर्ड ईयर में ऑल्सो 100 बुक्स। नाउ एवरी ईयर आई एम प्रोड्यूसिंग 100 बुक्स एंड इट इज जनरेटिंग मी अ प्रॉफिट ऑफ, से फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में मेरा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, थर्ड ईयर में भी यही 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट था। पर ईयर आई एम जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ टेल मी मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 10 लाख। मैंने प्रोडक्शन कितना किया, 100 बुक्स का। डू यू अंडरस्टैंड? सिंपल, दिस वॉज माई कैपिटल, दिस इज माई बुक्स। सेकेंड ईयर अगर मैं देखूं तो मेरा कैपिटल 10 लाख नहीं बचा होगा, इट विल बी हाउ मच, 10% डेप्रिसिएशन हो गया होगा इसका। ठीक है, 10 लाख का 10% का डेप्रिसिएशन हो गया, अब ये बचा होगा 9 लाख रुपए। ठीक है, बट प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स? ठीक है, कैपिटल एंड आउटपुट। बट यहां तक तो समझ में आ गया दैट मैंने कैपिटल कितना लगाया और आउटपुट कितना हुआ। द प्रॉब्लम इज ये कैपिटल बस इतना नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने ये फैक्ट्री लगा दी और मैं 100 बुक्स बना रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मुझे एक और बुक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, अगर मेरा इस साल का डिमांड है 101 बुक्स, तो हाउ मच कैपिटल शुड आई इन्वेस्ट मोर, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे और करना चाहिए कैपिटल पे, तब जाके मेरा एक और प्रोडक्शन होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट ये जो कैपिटल है ये बस ये फैक्ट्री नहीं है, इस कैपिटल के साथ साथ थोड़ा सा और कैपिटल भी है जो सरकार ने बना के दिया है, जैसे रोड ताकि ये मार्केट तक पहुंचे, ब्रिजेस ताकि ये मार्केट तक पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी जो कि सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कैपिटल ही तो है। किसने बनाया है? सरकार ने। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, अगर ये सारी चीजें, ये फैक्ट्री स्टार्ट से ही बनानी पड़ती और तब जाके ये 101 बुक्स हो जाती, तब तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी थी। बट अगर मुझे यहाँ पे एक और बुक इंक्रीज करनी है, हो सकता है बस मुझे ये करना होगा कि इस फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है, ठीक है, उस मशीन को रिफॉर्म करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मेरा शायद खर्चा होगा 50,000 रुपए का, 50,000 या 60,000 का मेरा खर्चा होगा, और वो 60,000 का खर्चा करने के बाद शायद मैं 150 बुक्स की कैपेसिटी वाली मशीन बना सकता हूं। नाउ मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल कितना है जो मुझे और चाहिए ताकि मैं और ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करूं? 50 और 60,000। ठीक है, और आई वुड से अगर ये 50,000 है, ठीक है, लेट्स कीप इट 50,000 ओनली, 50,000 का मेरा खर्चा है, एडिशनल खर्चा, ताकि मैं ये प्रोडक्शन इंक्रीज करूं बाय हाउ मच, बाय 50 मोर बुक्स। तो हर एक किताब के ऊपर कितना खर्चा है? 1,000 रुपए का इंक्रीमेंटल आउटपुट और इंक्रीमेंटल कैपिटल which I need to increase my output by 1 additional unit, and this is known as incremental capital output ratio. ठीक है, that how much capital do I need to produce more output? Done. That is I-COR. UPSC asked this question 2 times. चलो आगे। ठीक है, so therefore capital में क्या क्या आता है? It is physical capital, it is financial capital, working capital, human capital. ठीक है, it is human capital which includes knowledge, skills,
intellect, AI language, prompt engineering, whatever it is, human capital, health of workers, social capital. The social capital also UPSC asked this question in 2023. What is social capital? ठीक है. और social capital क्या होती है? Interpersonal relationships. आपके यहाँ कितना feasible है working environment. So these all are related to what? Capital. इसको समझना जरूरी है. इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज देयर, वर्किंग कैपिटल इज देयर. इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या क्या आता है? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल से टेस्ला, इट इज मेकिंग द टेस्ला कार. ठीक है. अब वो आई वुड से टेस्ला छोड़ दो, से स्पेस एक्स का फैल्कन है, रॉकेट. इट हैज़ अ सेट प्रोसेस इनसाइड द कंपनी कि ये रॉकेट बनेगा कैसे, कब इस रॉकेट की शुरुआत होगी, डिज़ाइन कौन करेगा, डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन इंप्लीमेंट कौन करेगा या डिज़ाइन अप्रूव कौन करेगा, डिज़ाइन बनने के बाद इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कितनी आईसी चिप्स यूज़ होंगी, कहाँ बनेगा, वो जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग चेन है कि पहले असेंबली चेन जिसको हम बोलते हैं, असेंबली लाइन. ठीक है. पहले रॉकेट में क्या लगेगा? पहले इंजन लगेगा, उसके बाद कंबस्टर लगेगा, उसके बाद उसमें फ्यूल टैंक लगेगा, उसके बाद उसमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगेगा, उसके बाद उसमें आरएलवी सिस्टम लगेगा, चाहे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है तो, क्योंकि वापस भी आना है उसको. लैंडिंग सिस्टम होगा, प्रोपल्शन सिस्टम होगा, वहाँ जाएगा, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम होगा, वहाँ से वापस आएगा, लैंडिंग सिस्टम होगा. एवरीथिंग इज डिजाइंड इन अ प्रोसेस. कोई मेडिसिन बनाई किसी ने, उस मेडिसिन के ऊपर पेटेंट. कोई बुक लिखी किसी ने, उसके ऊपर कॉपीराइट. कोई प्रैक्टिस है हमारी, कोई साइन है हमारा लोगो है श्रीराम साईएस का, उस लोगो को क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल नोन एज ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स, रिसर्च, ऑल ऑफ दिस. बट दीज आर नोन एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल. दीज आर नोन एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स है, समझ लेना. क्यों? क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी कैपिटल पे 2 क्वेश्चन तो आईकॉर पे पूछ चुका है और 1 क्वेश्चन सोशल कैपिटल पे पूछ चुका है. ठीक है. अंडरस्टूड. लास्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. मतलब मैं एक इंसान हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक काम करूं. ठीक है. क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं कुछ ऐसी एक डिवाइस बनाऊं. ठीक है. कुछ एक ऐसी डिवाइस बनाऊं या कुछ एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जिसपे जितना भी ये स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आके रजिस्टर कर ले और आपस में ग्रुप्स बना ले. फिर और ग्रुप्स बनाने के बाद क्या करें? वो स्टडी नोट्स आपस में शेयर करें, बात करें, सीखें कि कैसे अच्छा करना है, मेंस आंसर राइटिंग कैसे अच्छी करनी है, एक दूसरे को आंसर दिखाएं और एक दूसरे का आंसर देख के एक दूसरे को फीडबैक दे कि भाई तेरे आंसर में ये गलती है, इस आंसर को ऐसे लिखो, इस आंसर को ऐसे लिखो. आपस में ही ग्रुप बना रहे हैं, पीयर्स अपने आपस में रिव्यू कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ऐसा कोई ऐप बन रहा है तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यू इनोवेशन, अ न्यू आइडिया. और अगर मैं इस आइडिया में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इस ऐप को बनाने में खर्चा लगेगा, इस ऐप को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, फिर इस ऐप को लॉन्च करने के लिए मुझे प्ले स्टोर पे जगह चाहिए, मुझे मेरा सर्वर होना चाहिए जो इस ऐप के सॉफ्टवेयर को और आई वुड से ऑपरेटिंग सिस्टम को, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा. पीछे इसका डेटा स्टोर होगा, उन स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सारा मैकेनिज्म कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा. दिस होल मैकेनिज्म. एंड हाउ विल दिस मॉडल जनरेट मनी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कि ये जो मॉडल है क्या ये इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, और जो ये मॉडल मैंने बनाया, जो ये ऐप मैंने बनाई, जो ये ऐप स्टूडेंट्स के लिए है, ये कितनी देर में कितना पैसा जनरेट करके देगी, कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा जनरेट होगा. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप लाइज. एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या जनरेट करेगा? प्रॉफिट. कैपिटल क्या जनरेट करेगा? इंटरेस्ट. डू यू अंडरस्टैंड? सिंपल. चलो, दैट वाज ऑल. जब भी हम ग्रोथ करेंगे, whenever an economy starts to grow, इसका ग्रोथ स्टार्ट होता है से when an economy starts to grow. ठीक है. हमने 0% से स्टार्ट किया, वी विल ग्रो 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 ग्रो, और एक टाइम पे पहुंचने के बाद इस इकोनॉमी में आएगा बूम, और फिर आएगा रिसेशन, फिर आएगा बूम, फिर आएगा रिसेशन, फिर आएगा बूम. ठीक है. Now,
the problem is what is recession, what is boom. Boom is when the economy is at the top. ठीक है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, एवरेज में 10% का ग्रोथ है. रिसेशन क्या है कि कंटिन्यूसली नेगेटिव ग्रोथ हो रही है 2 क्वार्टर्स में. अब इसको समझना है, थोड़ा सा समझते हैं इसको. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर्टिकुलरली साइक्लिकल इन नेचर. ठीक है, और इसमें ऑल्टरनेटिव पीरियड्स होते हैं. कभी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, कभी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है. मतलब कभी इकोनॉमिक प्रोडक्शन ठप हो जाता है और कभी इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है. जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखो, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा साल था एग्रीकल्चर के लिए. काफ़ी बारिश हुई, बारिश की वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज्ड. एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई रूरल एरियाज में. इसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक शॉर्ट टर्म बूम आ गया. याद हो गया. दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं मैं. कोविड-19 के टाइम पे लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया. कोई भी अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है, सब गाड़ियां बंद पड़ी है. 1 साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निकाल के लेके जानी भी है नहीं जानी है, कोई ज़रूरत भी है नहीं ज़रूरत है. इसकी वजह से क्या हुआ, किसी को गाड़ी खरीदनी नहीं थी. 1 साल तक या 6 महीने तक या 5 महीने तक किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं, और गाड़ियां नहीं खरीदी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गया कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, और वहाँ पे होगी डिमांड कम. जो ही डिमांड कम हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयज़ को. वेरी सिंपल. कभी सीजन की वजह से, कभी पैंडमिक की वजह से, कभी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, कभी फ्यूल की क्राइसिस की वजह से, कभी ग्लोबल वॉर की वजह से, कभी ट्रेड वॉर की वजह से इकोनॉमी कभी एक्सपेंशन में जाती है और कभी रिसेशन में जाती है. डू यू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल. इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं. रिसेशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, बूम के बहुत सारे कॉजेज हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. So therefore, boom is when economies grow rapidly, there is cheap supply of labor, cheap supply of raw material. Slowdown is when inflation rises and interest rates actually increase. इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लोग खर्चा नहीं करेंगे. लोग अगर खर्चा कर भी रहे हैं तो इन्फ्लेशन एक्ट्स एज अ टैक्स ऑन दैट. ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को पैसा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इंटरेस्ट रेट्स इसलिए अगर ज़्यादा बढ़ गए तो अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोन कोई लेना नहीं चाहेगा. 15% इंटरेस्ट रेट पे कोई लोन नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसका 15% का खुद प्रॉफिट नहीं है. वो अगर कमा भी रहा है तो 15% नहीं कमा रहा है. तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैठ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से रिसेशन होगा. डू यू अंडरस्टैंड? चलो, नाउ एक इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन आया रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पे. वी आई वुड से विटनेस्ड 24% का आई वुड से नेगेटिव ग्रोथ. ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? रीज़न क्या था? बहुत ही सिंपल रीज़न था. कोविड-19 के टाइम पे 24% का हमारा नेगेटिव ग्रोथ था, -24% ग्रोथ. ठीक है, और फिर सेकंड क्वार्टर में -7.3% ग्रोथ. एंड ये जब 2 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली 3 और 3 महीना 6 महीने कंटिन्यूसली अगर नेगेटिव ग्रोथ होती है तो इसी पीरियड को रिसेशन बोला जाता है. ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, नाउ अंडरस्टैंड रिसेशन इज एक्चुअली व्हेन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग लेस देन व्हाट इट वाज प्रोड्यूसिंग अर्लियर. टेक्निकली इट इज 2 quarters from the previous year. Key indicators: investment and consumption has decreased, employment levels have decreased, capacity utilization has decreased, and there is government tax revenues जिसके ऊपर सरकार अभी चल रही है. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया? स्लो डाउन एंड रिसेशन का मतलब क्या है? स्लो डाउन में इसको याद रखना, अच्छे से समझना. स्लो डाउन में इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ रेट पे होती है. स्लो डाउन का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट इज स्टिल पॉजिटिव. लास्ट ईयर growth rate was 6.5%. this year same month last year के जुलाई में, जुलाई 2025 में growth rate was 6.5%. this year जुलाई 2026 में growth rate is 5.5%, but still it is positive only. then next year 2027 में जुलाई में growth rate is 4.3%. 2028 में growth rate is 2.5%. It is slowing down. It is slowing down, not recession. Negative growth rate नहीं है.
नेगेटिव ग्रोथ तब होगा या नेगेटिव या रिसेशन तब बोला जाएगा जब नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? -7.5%, -2.3% ग्रोथ है। मतलब जो लास्ट ईयर ग्रो किया था इस बार ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, उल्टा डिक्रीज हो रहा है, ठप पड़ रहा है, कंपनी बंद हो रही है। लास्ट ईयर एक कंपनी जो है वो 10 गाड़ियां बना रही थी, इस साल उन्होंने 8 गाड़ियां बनाई, इसका मतलब स्लो डाउन है। लास्ट ईयर वो 5 गाड़ियां बना रहे थे, इस साल उन्होंने कोई गाड़ी नहीं बनाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, कॉजेज ऑफ रिसेशन। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वर्ल्ड में आ जाए तो। फाइनेंशियल क्राइसिस यूजुअली 2008 में आई थी बिकॉज ऑफ दी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। 2008 ग्लोबल सबप्राइम क्राइसिस, वी विल डिस्कस इट, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था यूएस के मार्केट ने, और फिर पूरे ही वर्ल्ड में ये ग्लोबल क्राइसिस क्यों बढ़ के पूरे ही वर्ल्ड में क्यों इसका इंपैक्ट आया। वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स, हमने देखा यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से द वॉर का जो आई वुड से इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा और इस साल भी देख रहे हैं दैट ईरान और पैलेस्टीन, ईरान और यूएसए के वॉर की वजह से ग्लोबल ऑयल ट्रेड, क्रूड ऑयल का ट्रेड, इट वाज इम्पैक्टेड मैसिवली। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें तो 104 पे जा रहा है पेट्रोल, और अभी भी अगर आप देखें तो आर इकोनॉमी, आर रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अलॉट। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न टू इट। पैंडेमिक का तो हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेड शॉक्स कभी कभी आते हैं। रिसेशन से डिप्रेशन तक का सफ़र कैसे इकोनॉमी आई वुड से तय करती है। रिसेशन इज 2 क्वार्टर्स नेगेटिव ग्रोथ, एंड देन ग्रेट रिसेशन आया था जब प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन हो, कंटिन्यूसली रिसेशन हो फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, 2008-9 में हुआ था। डिप्रेशन इज व्हेन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 10%, 10% डिक्रीज आता है, अनएम्प्लॉयमेंट 25% होती है। डबल डिप रिसेशन इज वेरी सिंपल, पहले इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, रिसेशन आया, फिर हमने थोड़ा सा और ट्राई किया था बट वो और ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक है, डबल डिप डिप्रेशन इसको बोलते हैं। नाउ हाउ गवर्नमेंट पुल्स आउट इकोनॉमी फ्रॉम द रिसेशन। Now there are fiscal expansion, tax cuts and monetary easing also, but हमें बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है जब हम ये पढ़ें, अभी मैं इस स्लाइड को डिस्कस करूँगा, हमें ये समझना है कि जब भी रिसेशन आएगा, ठीक है, मेजर चेंजेस कहाँ पे होंगी? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट विल चेंज, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई और सेंट्रल बैंक विल इंट्रोड्यूस चेंजेस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में रिसेशन आता है तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे लाइफ में अगर रिसेशन आता है मतलब क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल सी, आई विल थिंक ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। कॉमन सेंस, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जाऊंगा ना जॉब ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढूंगा या कोई नया स्किल एक्वायर करूंगा और उसके बाद मेरी एम्प्लॉयमेंट लग जाएगी, मेरा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनकम नहीं है, अगर जॉब नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? से मैं किसी से उधार ले लूंगा, लोन ले लूंगा, और उस लोन से क्या करूंगा? से आई विल स्टार्ट अ स्मॉल वेंचर, एक छोटी सी शॉप या स्टॉल स्टार्ट करेंगे, शाम को मोमोज बेचेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते जाएंगे। नाउ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग एन इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, अंडरस्टैंड, ब्रिंगिंग एन इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन इज स्टिमुलस। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा नहीं है, यू आर एट जीरो, कोई इनकम नहीं है, नाउ हाउ विल यू स्टार्ट? द क्वेश्चन टू एवरी गवर्नमेंट वाज दिस ओनली, कि अगर कोई इंसान स्टार्ट करना भी चाहता है, इसीलिए अगर आप देखो तो स्ट्रीट वेंडर्स तक को 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है पिछले 2-4 साल में। पता है क्यों? क्योंकि कुछ तो स्टार्ट करना है ना, कहीं से तो स्टार्ट करना है, जो ही वो स्टार्ट होगा वहीं से फिर क्या होगा? इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। जो ही इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी द पर्सन विल स्टार्ट ग्रोइंग। सिमिलरली जब इकोनॉमी में भी लार्जर लेवल पे पूरे नेशन में रिसेशन आ जाता है तब भी गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ करती है। क्या करेगी? सबसे पहले जो लोगों से टैक्स ले रही थी उनको बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास रखो, इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो या सेव कर लो, तुम्हारे पास वैसे पैसा नहीं है, हम तुमसे टैक्स क्या लेंगे, है ना, पहली चीज। दूसरा, आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ अभी तक इंटरेस्ट रेट कल तक 10% का था, कल से हम इंटरेस्ट रेट 5%, 6%, 4%, 3% कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं ताकि लोगों के पास पैसा जाए। समझ में आ गई बात? उन लोगों के पास पैसा आएगा तभी जाके वो इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके प्रोडक्शन होगा। सिंपल। देयरफॉर
फिस्कल एक्सपेंशन, इट इंक्रीजेस द गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट कहीं से बोरो करेगी और फिर इन्वेस्ट करेगी अपने देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके घर पैसा आएगा। टैक्स कट्स, मैंने वही बोला अभी, टैक्स डिक्रीज करेंगे। मॉनेटरी ईजिंग, सेंट्रल बैंक विल कट इंटरेस्ट रेट्स। देयरफॉर इन 2021 में जब कोविड से रिकवर करना था, रिसेशन डबल डिप, ये जो रिसेशन आया था अभी 2 क्वार्टर्स में इंडिया में -24% ग्रोथ हुई थी, वहां से बाहर आना था, तो हमने क्या लाया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इस पैकेज के अंदर हमने क्या किया, मॉनेटरी ईजिंग करी। मॉनेटरी ईजिंग की वजह से क्या हुआ, क्वार्टर 3, ठीक है, हमारा ग्रोथ वापस हुआ। कितना ग्रोथ हुआ, हाँ, वी 0.4% पे पहुंच गए 3rd क्वार्टर में। अदरवाइज दिक्कत हो जाती अगर 3rd क्वार्टर में भी वहीं रह जाता, ठीक है, तब लॉन्ग टर्म रिसेशन आ जाता। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज बेस इफेक्ट? बेस इफेक्ट बहुत सिंपल है कि जब भी हम ग्रोथ मेजर करते हैं, ठीक है, से अभी तक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। बेस इफेक्ट भी एक सिंपल सा इफेक्ट है। बेस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल। मैं बोल रहा हूं लास्ट ईयर 2025 में हमारे देश का जीडीपी वॉज 10,000 रुपीज, ठीक है। 2026 में हमारे देश का जीडीपी 2026 के फाइनेंशियल ईयर 26-27, जस्ट फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को रहने देते हैं, जस्ट बी ऑन क्रूड, थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। 2026 में हमारा जीडीपी विल बी अराउंड से 15,000 रुपीज, बहुत सिंपल सा बात है। और 2024 में हमारा जीडीपी वॉज अराउंड 12,000 रुपीज। नाउ टेल मी वन थिंग, हमारा यहां पे ग्रोथ हुआ है या नहीं? नहीं, हमारा जीडीपी डिक्रीज हुआ 2000 से। हमारा यहां पे ग्रोथ होगा या नहीं? हाँ होगा, ठीक है। यहां से यहां कितना ग्रोथ हुआ है? 3,000 का। और यहां से यहां कितना ग्रोथ हुआ है? यहां तो 5,000 का ग्रोथ हुआ है, सॉरी 5,000 का ग्रोथ हुआ है, और यहां से 3,000 का ग्रोथ हुआ है, ठीक। डू यू अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हम किस साल के से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं एक और, कि आप अपने पिताजी या फादर या कभी भी अपने पापा से बात कर लो, तो वो आपको बोलेंगे बेटा हमारे टाइम पे ना जो मैगी है वो 5 रुपए की आया करती थी, या हमारे टाइम पे जो है रोटी जो है वो 2 रुपए की मिलती थी, 10 की 5 मिलती थी। हमारे टाइम पे जो गेहूं है ना वो 2 रुपए किलो बिकता था। बट अभी अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 20 रुपए, 25 रुपए, 30, 100 रुपए तक पहुंच गया है गेहूं का 1 केजी, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों होता है? अगर आप टाइम में पीछे चले जाओ तो आपके जो वैल्यूज हैं वो चेंज होते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, और ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस साल से कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं अभी बताऊं आपको कि आपके हाथ में या जो आप यूज कर रहे हो सैनिटाइजर या मास्क का पहनते हो, एक टाइम पे ये मास्क जो है 400 रुपए 500 रुपए का आता था, और अभी जो है ये मास्क 50 रुपए का आता है। अब बताओ डिफ्लेशन हुआ है या ग्रोथ हुआ है? ये तो डायरेक्ट डिफ्लेशन है, बट मैं गलत ईयर से कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं कोविड-19 के ईयर से कंपैरिजन कर रहा हूं, उस टाइम पे स्कैरसिटी था, उस टाइम पे प्राइस बढ़ेगा। अगर मैं नॉर्मल ईयर से कंपेयर करूं तो उस टाइम पे भी ये वही 50 रुपए का आता था, अभी भी यही 50-60 रुपए का आता है। 10% या 5% का इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, बस दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड? द इफेक्ट ऑफ बेस ईयर इज टू विच ईयर आर यू कंपेयरिंग इट। इसीलिए हमने इस साल 2026 में हमारे जीडीपी का भी बेस ईयर चेंज किया, सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज किया। कैसे चेंज किया? सीपीआई का बेस ईयर इज नाउ 24 एंड जीडीपी का बेस ईयर इज 22-23। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट वी कंपेयर आवर इकोनॉमी बेटर। सीपीआई में हम इससे पहले, सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम क्या पता करते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। पहले क्या होता था, जो ये इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये पता कैसे चलेगा?
से फॉर एग्जाम्पल हम आज से 10 या 15 साल पहले सीडी और डीवीडी यूज करते थे, उसका प्राइस आज भी ट्रैक किया जाता था कि सीडी और डीवीडी का प्राइस तब कितना था, अब कितना है और अभी कितना है, और इस बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। नाउ टेल मी वन थिंग, ये सीडी डीवीडी तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब तो लोग यूज ही नहीं करते। इवन अब तो पेन ड्राइव भी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं, वो डाउनलोड भी नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड? वी रेंट इट आउट। अब मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल सी बात बताना, हमें अभी इन्फ्लेशन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना चाहिए उसको मेजर करने के लिए, या फिर हमें अभी भी डीवीडी ही देखनी चाहिए? वो तो तब शायद 100 रुपए की आती थी, अब 30 रुपए की आती है, उस हिसाब से तो डिफ्लेशन हो रहा है, देश में तो महंगाई है ही नहीं। बट अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का देखें तो पहले वो 100 रुपए के ऊपर थे, अब वो 200, 300, 400, शायद 400 गुना, शायद 400% इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसके प्राइस में। Then we can understand that what inflation is actually. So right goods and right year is what gives us the right number. ठीक है? Do you understand? These are statistical terms. ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, हम इनको दोबारा इन्फ्लेशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ग्रोथ के टाइम पे दोबारा डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है? So that is base year. हाँ, base year is the impact of previous year's data on current growth rate calculations. Low base year, if the last year had exceptionally low inflation, then there will be a problem. If it had exceptionally very high, I would say GDP or very high inflation, that would be a problem. इसीलिए हमें एक मीडियन ईयर, एक नॉर्मल ईयर कंसिडर करना पड़ता है बेस ईयर को सेलेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? जस्ट दीज आर जस्ट आई वुड से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, ठीक है, जो हम आगे ग्रोथ डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज जीडीपी में हमें ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। ठीक है? So why do we measure economic growth? In order to target employment, prevent imbalances, assess adequacy, that are we actually adequate enough, insufficient data or not. Last year 2025 में IMF ने हमारे डेटा को B ग्रेड रेटिंग दिया था। रीजन क्या था? हमारा डेटा अच्छे से कोलेट और we didn't have adequate data. That was the reason. तो इसीलिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स या फोरकास्ट या बैलेंस शीट्स या कोर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कैपिटल कितना चाहिए कंट्री में, इन सब पैरामीटर्स को निकालने के लिए हमें ग्रोथ को मेजर करना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है? टुमारो वी विल स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक मेजरमेंट, और आई वुड से द बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? डन विद दिस आई विल कंक्लूड ओवर हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।